तो आपको क्या लगता है हमारा स्विस बैंक में अकाउंट रहा होगा कि जो हम वहां से निकालते रहते थे? पैसे की किल्लत, पैसे की दिक्कत हमारे साथ में भी थी, और जब पैसे की दिक्कत रही तब ये इरादा और मजबूत हो गया कि ये पैसे की दिक्कत है और ये नौकरी से या फिर किसी दूसरे काम से खत्म होने वाली नहीं है। ये तो सेफ शॉप से जो 8 लाख आएंगे उन्हीं से ये किल्लत खत्म होने वाली है, उन्हीं से ये किल्लत खत्म होगी। लोगों ने ना बोला तो लोग घर में बैठ जाते हैं, उसने ना बोल दिया, ना हमको भी बोला, लोगों ने स्टैंप तक पे लिख के दिया, लेकिन कोई भी चीज झुका नहीं पाई। अगर बंदे ने ना बोला तो उसे प्रॉब्लम नहीं समझा, उसे चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया कि बंदा बोल रहा है कि जा मैं नहीं जुड़ता, तू डायमंड बन के दिखा दे। और हमने यही बोला कि बेटा मैं अपने बाप की औलाद नहीं जो बन के नहीं दिखाया, तुझे जरूर बन के दिखाऊंगा। टीम भी टूटी, लोग भी गए, और हमेशा एक ही माइंडसेट रखा गया, जब तू मेरी टीम में नहीं था उस दिन भी मुझे डायमंड बनना था, और आज अगर तू नहीं भी रहेगा ना तो भी मुझे डायमंड बनना है। तू मेरी डायमंडशिप को डिसाइड करने वाला नहीं है। कोई भी बात जो आप बोलो, बहुत जल्दी लोगों का दिल टूट जाता है, अपना भी टूट जाता है, लेकिन हमें बता दिया था कि इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहने की जरूरत है। तो जब भी टूटा उसको असेंबल किया, लेमिनेशन करके चिपका लिया, फिर चल दो काम पे। क्या दिक्कत आ रही है? काम तो करना है ना, यस या नो? हमारे लिए हमारी सफलता बड़ी है या हमारे लिए हमारी प्रॉब्लम्स बड़ी हैं? जो व्यक्ति सफलता चाहेगा जल्दी उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, और जो व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम में उलझा रहेगा सफलता तो कभी मिलने वाली है नहीं, आखिरी सांस तक भी वो प्रॉब्लम ही करता रहेगा। प्रॉब्लम को भुलाने का, प्रॉब्लम को खत्म करने का अगर कोई जरिया है तो सिर्फ एक है, काम पे निकलो। क्या है जी? आप काम पे जाइए, और जितनी गुस्सा आप दिखा सकते हैं आप काम पे निकाल दीजिए। लेकिन लोगों को मैं देखता हूं बाहर मार्केट में साला कुतिया नहीं पूछती उनको, और वो मर्द बने घूमते रहते हैं। और मर्दानगी भी देखिए ज्यादा दूर के नहीं, वो सिर्फ बीवी के सामने मर्द रहते हैं, उन्हीं को बार बार कंफर्म करते रहते हैं, और उसको ऐसे बोलेंगे मेरे लिए ये ला, जैसे वो बादशाह अकबर हो। गर्म पानी नहीं किया, ड्रामा बना देते हैं, पूरा भगवान शिव की तरह तांडव कर देंगे। ऐसे मर्द होते हैं। अगर सही मायने में कुछ करके दिखाना है, जितने भी मैं सेलिब्रिटी लोगों को देखता हूं वो घर में बिल्कुल एकदम बिल्ली बन के रहते हैं, लेकिन बाहर मार्केट में सेंसा बन के रहते हैं। और यही तो है, लेकिन कई जो लटूरे रहते हैं वो घर में ही सेंसा बन के रहते हैं, बाहर लटूरा राम बन के घूमते रहते हैं, कोई नहीं पूछता उनको। घर वाले यार वो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उन पर नेतागिरी दिखाने का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब बनता है क्या? ऐसे एक भाई साहब थे, वो मैडम को रोज आना बोलते रहते, तो तुझे मालूम है मैं मर्द हूं? तो बोलती थी बेचारी हाँ जी मालूम। रोज बोलता था मालूम है मैं मर्द हूं? बोले हाँ मालूम। एक बार वो छुट्टी मनाने के लिए गोवा गए, तो गोवा में कभी बारिश, चाहे जब बारिश शुरू हो जाती है, मालूम है आप लोगों को? तो शाम का वक्त था, मैडम ने कुछ अपने और वो भाई साहब के कपड़े बाहर सुखो रखे थे, और तभी अंधेरा सा हो गया और बूंद पड़ने लगी। तो मैडम ने बोला कि वो बाहर कपड़े सूख रहे हैं, थोड़ा वो कपड़े उतार के ले आओ। तो बोलता नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो मैडम पूछती है बोले क्यों? कि बोला वहां पे अंधेरा है। तो बोला अंधेरा है तो क्या हुआ? बोला अंधेरे में हवा होता है। तो मैडम समझाती कैसी बात करते हो, हवा तो बचपन में होता है, अब तो आप बड़े हो गए हो। तो बोलता हवा भी तो बड़ा हो गया होगा। मैडम उसको मोटिवेट करती है, क्या बात करते हो, आप तो बोलते हो कि मैं मर्द हूं, मर्द को हवा से कैसा डर? तो बोलता है मर्द मैं तेरा हूं, हवा का नहीं हूं। तो मर्द हैं तो सबके लिए या केवल बीवी के लिए? कई लोगों को मैंने देखा है कंपनी का ही धुआं निकाल देते हैं, वहां बताते मालूम है मैं किसकी टीम से हूं। ओहो,
तो कंपनी वालों ने क्या बिगाड़ा, इसकी टीम से क्या फर्क पड़ता है, हैं? तो सही मायने में आप अपने काम पे अगर अपनी एनर्जी को लगाएंगे तो आपको जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। अपलायन सिस्टम ऐसा है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। या कितने भी आप बहाने बना लो, मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भी कभी मैंने एक बहाना बनाया तो उसके बदले में 2 सॉल्यूशन मिले, तो बहाना बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एक बारी एक ताऊ थे हमारे, उनको क्या है कि एक मुर्गी फार्म खोलनी थी, तो उन्होंने कुछ मुर्गी पाल रखी थी, तो ज्यादा मुर्गी पालने के लिए उनको क्या है, लोन की आवश्यकता पड़ गई। तो उन्होंने बैंक में अप्लाई किया कि मुझे लोन लेनी है। तो बैंक मैनेजर के पास गए, जाकर के बोला साहब मुझे लोन करा दो, मुझे मुर्गी फार्म खोलनी है। तो बैंक मैनेजर ने बोला कि भाई हम अपना सर्वेयर भेजेंगे और आप कैसे कैसे क्या क्या करते हो वो सब उनको बताना, उनको ठीक जमेगा तो फिर हम आपको लोन दे देंगे। तो बोला ठीक है। तो बैंक का सर्वेयर आया, फील्ड ऑफिसर आता है, ताऊ से मिलता है और पूछता है कि हाँ जी कहाँ है आपका मुर्गी फार्म वगैरह, कैसे चलाते हो, क्या करते हो, क्या है थोड़ा समझाओ। ताऊ ने 4-6 मुर्गी पाल रखी थी, तो दिखाता है, बोला अभी तो यही है, थोड़ी सी और बढ़ाएंगे, आप लोन दे देंगे। तो उसने पूछा सर्वेयर ने कि आप इनको क्या खिलाते पिलाते। तो ताऊ ने सोचा कि कुछ थोड़ा दमदार बताना चाहिए, लोन जल्दी मिल जाएगी। तो उसने बोला हम इनको काजू खिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं, किशमिश खिलाते हैं और पानी की जगह घी पिलाते हैं। अभी उसने वो सब लिख लिया और जाकर के मैनेजर को बताया। तो अभी मैनेजर सोचता है बताओ साला मुर्गियों को काजू बादाम किशमिश खिला रहा है, वो बंदे को लोन की क्या जरूरत। उसका नेगेटिव रिपोर्ट लगा दी और उसका लोन कैंसिल हो गया। ताऊ फिर से गए, हाँ जी मैनेजर साहब लोन मिलेगी क्या। बोले तुम्हें लोन की क्या जरूरत है, तुम तो मुर्गियों को काजू बादाम खिला रहे हो। तो उसने रिक्वेस्ट करी साहब गलती हो गई, आप एक बार और मौका दो, कोई दूसरा सर्वेयर भेजो। तो सही से सर्वे नहीं करके लाए। तो बोले ठीक है साहब दूसरा सर्वेयर भेजते। तो उन्होंने दूसरा सर्वेयर भेजा, वो आया, उसने पूछा कि हाँ जी कहाँ है आपकी मुर्गी। बोले इधर है, क्या खिलाते हो। तो ताऊ ने सोचा कि पहले वाले ने गलत रिपोर्ट लगा दी थी, इसको सही से बताता हूँ। उन्होंने बोला कि हम इनको सड़ा हुआ बाजरा खिलाते हैं। तो उसने लिख के ले गया और जाकर के बता दिया। मैनेजर बोला सड़ा हुआ बाजरा खिलाते हैं, मुर्गी खा के तो मर जाएंगी और हमारी लोन डूब जाएगी, इसको लोन नहीं देंगे, नेगेटिव रिपोर्ट लगा दी। अभी ताऊ फिर से पहुंचा, हाँ जी मैनेजर साहब लोन मिलेगी। बोला अरे मुर्गियों को मरवाओगे, तुम सड़ा हुआ बाजरा खिलाते हो, हम लोन नहीं देंगे। तो उन्होंने एक बार और रिक्वेस्ट करी साहब एक मौका और दे दो कैसे भी। तो उन्होंने तीसरी बार एक और सर्वेयर भेजा और वो सर्वे करने के लिए आया। तो आकर के उसने पूछा, बोला साहब क्या खिलाते हो मुर्गियों को, कैसे रखते हो। तो ताऊ ने जवाब दिया देखो साहब ऐसा है, मैं तो इन सबको खुले पैसे दे देता हूं, अपने आप बाजार में जाती हैं, जिसको जो सही लगता है वो खा के आ जाती है। तो यहां बचने वाला कोई है नहीं, लोन पास करनी पड़ेगी। समझ आ रही बात की नहीं आ रही है। मां गुरु जी लोगों के सामने कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम लेके चले जाए, मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि हमेशा उस चीज का सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है। बिंदास एटीट्यूड रख के आपको काम करने की जरूरत है। अगर एटीट्यूड आपका बिंदास रहेगा तो बहुत बड़ा काम आपके साथ में हो सकता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। काफी सारे लोग हैं अलग अलग चीजों की कॉपी मारते हैं। कोई हेयर स्टाइल की कॉपी मारता है, कोई कपड़ों की कॉपी मारता है। लेकिन मैंने जो इस सिस्टम में आकर के सीखा है, अगर आपको कॉपी मारनी है तो लाइफ स्टाइल की नहीं, आप वर्क स्टाइल की कॉपी मारो। लाइफ स्टाइल की तो आपकी लोग कॉपी मारेंगे। काम करने के लिए समय ढूंढते हैं लोग कि अभी मैं कौन से समय में काम करूं। मैं बोलता हूं जिस दिन आपने ठान लिया वही समय सबसे बढ़िया है और आप काम पे निकलिए। सबसे बड़ी बात यही है काम पे निकलना। आप घड़ी की तरफ मत देखिए, कौन सा समय सुबह दोपहर शाम मैटर नहीं करता। आप निकल जाइए, कोई ना कोई मिलेगा, किसी न किसी से कुछ न कुछ बात करिए और जो मिलेगा, जो आपके लिए बिजनेस करके देगा, उसका कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। हर समय अच्छा है। एक बार एक साधु महात्मा जी जा रहे थे, सामने से एक व्यक्ति आ रहा था फक्कड़ पने में। तो महात्मा जी ने उसको पूछा
तो बोला भाई साहब आपके पास घड़ी है, थोड़ा देख के बताइए क्या टाइम हुआ है। तो बंदे के हाथ में एक डंडा था और उसने बाबा जी के सिर में मारा एक धाड़ करके और बोलता 1 बजा है। अभी बाबा जी जो है ऐसे ऐसे करके कुछ कर रहे हैं, बराबर में एक व्यक्ति खड़ा था, बोले इन्होंने आपको डंडा मारा और आप अभी मुस्कुरा रहे हैं और कुछ प्रार्थना सी कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? तो बाबा जी ने जवाब दिया, बोले मैं भगवान को धन्यवाद दे रहा हूं, मेरा समय सही चल रहा है कि जो मैंने इस समय में इससे टाइम पूछा, अगर 1 घंटे पहले पूछा होता तो 12 डंडे मारता ये। तो जो भी समय है वो अच्छा है। यस या नो? हम कई बार लोगों की तरफ देखते हैं कि भाई ये अपने आप ही जज करने लग जाते हैं, लोगों को बिठा के देखते हैं, अच्छा इसकी मतलब शक्ल सूरत सही है कि नहीं, ये डायमंड बनने लायक है। हम खुद ही फेल पास करते रहते हैं लोगों को। कई लोगों के पीछे तो इतने ज्यादा हम इमोशनल हो जाते हैं, सर पप्पू ज्वाइन नहीं हुआ, सर पप्पू जुड़ जाएगा तो सर 150 डीडी तो उसके पास यूं रखी है, और उसके फॉलोअप के लिए हम पता नहीं डायमंड तक सोर्स लगा देंगे, सर आप आ जाओ एक बार पप्पू को ज्वाइन करा दो। और आपको मालूम है पप्पू हमेशा फेल ही रहता है, वो कोई पास होने वाला नहीं है, उसके पीछे लगने की जरूरत नहीं है। मेरा अनुभव रहा है, जिनके पीछे में लगा रहा, जिनके लिए मुझे लगता था ये तो तोप है, ये तो एटम बॉम्ब है, वो एक पटकनी के बराबर भी कुछ नहीं किया। लेकिन इंसान की जब मेहनत का कोटा पूरा हो जाता है तो उसे डायमंड कभी भी कहीं भी यूं ही मिल जाते हैं। दोस्तों, मैं लोगों के फॉलोअप करने पे कहीं भी लगा हुआ था, मैं लोगों से मिल रहा था, लोगों से बात कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मेरी टीम में कोई दमदार बंदा आएगा, कब आएगा कहां से आएगा मालूम नहीं। एक शाम में ऐसे ही बैठा था, अंधेरा था, सामने चारपाई पे 2 व्यक्ति बैठे थे, वो आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, मुझे उनका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। उनकी बातचीत सुनते सुनते मुझे लगा वो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो मैंने उनको इनवाइट किया अपने प्लान के लिए और उन्होंने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। और अगले दिन जब सवेरे जब वो वेन्यू में आए तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही व्यक्ति हैं जिनसे रात को मैं बात कर रहा था, क्योंकि उनकी बातें और उनका हुलिया दोनों चीज मैच नहीं कर रही थी। वो बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, वो अहमदाबाद की, जोधपुर की और पता नहीं कहां की बात कर रहे थे। लेकिन जब मैंने देखा कि उनकी चप्पलें जो पहन रखी थी जेवड़ी से बंधी हुई चप्पल थी, उनकी कपड़े बिल्कुल एकदम फटे हाल। मैंने कहा सर आप वही हैं जो रात को हमें मिले थे? बोला हाँ जी मैं वही हूँ। और मैंने उनको पूरी श्रद्धा के साथ में प्लान दिखाया और सिस्टम का फॉर्म भरवाया और उनके साथ मिलकर काम किया दोस्तों। और वो व्यक्ति आज इस बिजनेस में मरकरी है, उनका नाम लाल बहादुर शर्मा है। मैं ऐसे ही घूम रहा था लोगों की तलाश में, कहीं से कैसे भी लोग मिल जाएं, कुछ भी उनके साथ में काम करूं कैसे भी करके। मैं और राहुल जी मेरी टीम में लीडर हैं, हम दोनों लोग, मेरी एक लेग बहुत अच्छी चल रही थी, वहां पे मनोज चौधरी जी और सर लोग मिलकर के दिल्ली में आर्मी एरिया में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो हम सोचते थे आर्मी वाले लोग हमें मिले, तो हम आर्मी एरिया में बैठे रहते थे, लेकिन आर्मी वाले हमें भाव नहीं देते थे, हम ऐसे थे बच्चे से, तो ऐसे ही चलता कर देते थे, चल भाग छोटू कहां से आ गया। तो हमें लगता था कोई दमदार व्यक्ति मिले, और वहीं हम आर्मी कैंटीन के पार्क में बैठे हुए थे और एक व्यक्ति आते हैं, एक फौजी साहब आते हैं हमारी तरफ मुस्कुराते हुए और पूछते हैं और साहब क्या हो रहा है। उनकी मुस्कुराहट देख करके हम उनसे भी ज्यादा मुस्कुराए, वैसे अंदर से तो मुस्कुराहट नहीं आ रही थी, लेकिन एक्टिंग करने के लिए मुस्कुराए, अरे एकदम बिंदास है, मजा आ रहा है। और वो ये सुन के बोला मजा कैसे आ रहा है? हमने बोला आप भी लेना चाहते हो मजे? बोला हाँ जी बिल्कुल। तो शाम को ही नरसिंह ग्रेवाल सर की मीटिंग थी और हमने वो ले जाके उनको मीटिंग में बैठा दिया आगरा में, और वो मीटिंग से इतने मोटिवेट हुए कि उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली और आज उनका नाम शैलेंद्र सिंह है, मरकरी बन चुके हैं। दोस्तों, आपको डायमंड कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं, आपकी तलाश कभी भी पूरी हो सकती है, आपको लोग डीडीओ की जड़ी लगाने वाले लोग कहीं भी मिल सकते हैं। दोस्तों, आपको सिर्फ मेहनत को पूरा करने की जरूरत है। मैं जोधपुर में गया था काम करने के लिए, ओमवीर जी वहां पे मेरे साथ में थे, शैलेंद्र जी वहां पे थे। जहां मुझे रूम दिलाया उसके बगल में एक व्यक्ति रहता था, वो भी उन्हीं की ओमवीर जी की यूनिट का था, और वो व्यक्ति शायद थोड़ा बहुत मेरे बारे में जान गया होगा या जो भी है। उसने अपनी बीवी को समझाया कि ये जो लड़का बगल में रहता है इससे कोई वास्ता मत रखना, ये कोई गलत काम करता है और इससे बात नहीं करना कभी भी। 2-3 दिन जब मैं वहां रहा, मैं उसकी मैडम को नमस्ते भी करता था तो वो मैडम नमस्ते नहीं लेती थी, क्योंकि उनके पतिदेव समझा गए थे कि बात नहीं करना इससे। लेकिन हम मानने वाले तो है नहीं।
तो उनको डिश लगवानी थी। मैं आपको वाकया बताता हूं कि कभी भी किसी इंसान के साथ क्या कैसे हो सकता है। तो वो भाई साहब यूनिट में गए हुए थे और डिश वाला डिश लगाने के लिए आया और मैडम उसको एड्रेस नहीं बता पा रही। तो अब उनकी मजबूरी होगी कि वो मेरे कमरे में आई और बोली भाई साहब थोड़ा इनको एड्रेस बता देंगे क्या। मैं एकदम तैयार हो गया, हाँ जी बिल्कुल। और मैंने वो भाई साहब को एड्रेस ही नहीं बताया, बल्कि मैं जाकर के 150 किलोमीटर पे वो बंदा खड़ा था वहां से डिश वाले को संग लेके आया, थोड़ा उसके संग तार वार भी छिलवाए और उनकी केबल चालू करवा करके बिल्कुल सही चैनल वैनल आने लग गए। तो वो मैडम भी बड़ी खुश हुई, पानी वानी भी पिलाया उन्होंने। शाम को जब वो भाई साहब आते हैं तो उनको बताते हैं आप बोल रहे थे भाई साहब बहुत खराब है, ये तो बहुत अच्छे आदमी है। पूरी डिटेल बता दी। तो वो बंदा सुन लीजिए मेरे रूम में आता है धन्यवाद देने के लिए और साथ में एक चाय का प्याला भी लेके आता है। बोले सर थैंक यू, आपने आज हमारी मैडम की हेल्प की, धन्यवाद। मैंने कहा सर बैठिए। चाय लेके आया था, मैं चाय पी रहा था और साथ में मैं किताब पढ़ रहा था। स्वेट मार्टन की बुक थी कैसे बने करोड़पति। किताब का टाइटल पढ़ के बंदा फ्लैट पूछता सर किताब पढ़ के भी कोई करोड़पति बन जाता है। मैंने कहा बिल्कुल। प्रोस्पेक्टिंग शुरू। तो बोला कैसे। मैंने उनको एक पैराग्राफ पढ़वा दिया उसमें से पार्ट टाइम बिजनेस वाला जो मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। और वो बंदा मेरे को बोलता है बात तो सर सही लिखी है, पार्ट टाइम में आदमी को कुछ न कुछ करना चाहिए और मैं भी प्लानिंग कर रहा हूं। मैंने क्या बोले मैं बोलेरो लेने की सोच रहा हूं और उसे टैक्सी में लगवाऊंगा और 20-25 हजार मुझे यहां से मिल जाती है तनख्वाह, 20-25 हजार मुझे बोलेरो कमा के देगी, 50 हजार आएंगे। बात तो सही है सर, आइडिया तगड़ा है। मैं कहा बोलेरो आएगी कितने की। बोला 6-7 लाख की आएगी सर। तो मैंने एक आइडिया मैं दे सकता हूं आपको जिसमें मात्र 8-10 हजार रुपए लगेंगे, 25-30 हजार तो आपको यूं ही मिल जाएंगे। बोले बताओ सर क्या है। मैंने कहा लो प्लान। मैंने उनको रात को ही प्लान दिखाया। प्लान दिखाते दिखाते 11:30-12 बज गए। बंदा इतना इंटरेस्टेड हुआ, मैंने सीनियरिटी की इंपॉर्टेंस बताई। उसने बोला फार्म वार्म छोड़ो, सीधे पैसा जमा करो, अभी इंटरनेट पे डालो। तुरंत उसी की मोटरसाइकिल लेकर के हम गए, एटीएम पे पैसा निकाले और मैंने तुरंत की तुरंत साइन अप किया। रात को ही उसकी डीडी बोला होगी डिस्पैच जाओ।